नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। सबसे पहले सुर्खियां। कमजोर पड़ा समुद्री तूफान यास, उड़ीसा और बंगाल में तूफान से काफी नुकसान, कई हलाकतें। ज़राई क़वानीन के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में किसानों का एहतजाज, सियाह परचम लहराकर किसानों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ लगाए नारे, पुतले किए नजर आतिश, कहा क़वानीन वापस लेने तक एहतजाज रहेगा जारी। मध्य प्रदेश में कोरोना से होने वाली अमवात को लेकर सियासत जारी, कांग्रेस ने हुकूमत पर आदाद शुमार छुपाने का लगाया इल्जाम, हुकूमत ने लाशों पर सियासत करने का कांग्रेस पर लगाया जवाबी इल्जाम। जम्मू में वैक्सीनेशन के हवाले से हुकूमत के दावों पर सवाल, रोहिंग्याई बाशिंदों को अभी तक नहीं लगाए गए हैं टीके, समाजी कारकुनों ने भी किया इजहार नाराजगी, हुक्काम ने पॉलिसी मुरतब करने की जरूरत का किया एतराफ। और उत्तर प्रदेश में मेरठ के प्राइवेट अस्पतालों में जेर इलाज ब्लैक फंगस से मुतासिर मरीजों के तीमारदार परेशान, इलाज के लिए जरूरी दवा और इंजेक्शन दस्तयाब न होने से खा रहे हैं दर दर की ठोकरें। और अब खबरें तफसील से। मध्य प्रदेश में कोरोना और ब्लैक फंगस कहर के बीच सियासी पार्टियों की सियासत भी अपने शबाब पर है। कांग्रेस का इल्जाम है कि जब से कांग्रेस ने कोरोना अमवात के आदाद शुमार को पेश करने का ऐलान किया है, तब से नगर निगम के सभी सिस्टम न सिर्फ क्रैश हो गए हैं, बल्कि हुकूमत के इशारे पर अमवात के आदाद शुमार को छिपाने का काम हुकूमत के इशारों पर जारी है। वहीं हुकूमत ने कांग्रेस पर लाश के ऊपर सियासत करने का इल्जाम लगाया है। वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कोरोना कहर में आवाम और हुकूमत के कदम से कदम मिलाने की बजाय कांग्रेस अपनी सियासी बैसाखी को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। कोरोना अमवात के आदाद शुमार को लेकर क्या कहते हैं सियासी पार्टियों के नुमाइंदे, आप भी सुनिए। कांग्रेस ने घरों घरों में मौत के द्वारा फैलाए गए सन्नाटे और सिसकियों की बात करनी शुरू की है, तब से नए नए चीजें सामने आ रही हैं। जो मृत्यु का सर्टिफिकेट देने वाली नगर निगम की संस्थाएं हैं, वहाँ पर सिस्टम क्रैश हुआ पड़ा है 8-10 दिन से। अब मौत के मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। आखिर इन सब चीज़ों को छुपाने से, आखिर इन सब चीज़ों को रोकने से क्या हासिल होगा? आप देखो तो सड़ी प्रमाण पत्री मृत्युओं की बात कर रहे हो आपने कहा 1,02,000 मृत्यु हुई। फिर आपने कहा कि हम नगर पालिकाओं से डाटा लेंगे। आपका एक एमएलए खुदा की या अल्लाह की कसम खिला रहा है कि बताओ तुम्हारे यहाँ परिवार में 25 मौतें हुई। झूठ बोला है आपने प्रदेश की जनता के सामने। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, आप रोज ट्वीट कर रहे हो, रोज ट्वीट में नई बातें करते हो। मेरी आवाज़, हम आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं कर रहे। आप पे जिस धारा में केस लगा है वो आग लगाने वाला धारा है। आपने प्रदेश के लोगों को, विधायकों को उकसाया, इसका जवाब दो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को जल्द से जल्द अनलॉक करने को लेकर इंतजामिया और आवाम के साथ वजीर भी सड़कों पर अवामी बेदारी करने उतर गए हैं। वजीर आला शिवराज सिंह के जरिए अनलॉक को लेकर वजीरों की कमेटी तश्कील दिए जाने के बाद रियासती सतह पर सरगर्मी तेज हो गई है। रियासत के किन शहरों में अनलॉक होगा और किस में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, इसका फैसला 31 मई को होने वाली मीटिंग में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने भोपाल की सड़कों पर उतरकर आवाम से कोरोना की चेन तोड़ने और राजधानी को अनलॉक में शामिल किए जाने को लेकर आवाम से ताउन की अपील की है। वहीं वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने होम आइसोलेशन के मरीजों से भी मुलाकात की। पूरे भोपाल में हमने एक मुहिम चलाई है कि जो होम आइसोलेशन में हमारे पेशेंट हैं उनसे एक एक टीम हमारी जाकर मिल रही है, उनकी स्वास्थ्य की जानकारी लेना और उनको इस बात के लिए जागरूक करना कि वो सुपर स्प्रेडर ना बने, वो घर से बाहर ना निकले। क्योंकि अभी यदि हमें जून में अनलॉक करना है तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमें भोपाल की जो पॉजिटिविटी
रेट है उसको पूरी तरह से हम समाप्त करें, और उसके लिए ये मुहिम चलाई है। आज मैं निकला हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम भोपाल को अब जल्द से जल्द। खबर जम्मू से। जम्मू में इंतजामिया का दावा है कि 45 बरस से ज्यादा उम्र के 100% लोगों को कोविड वैक्सीन का डोज पिला दिया गया है। ताहम जमीनी सतह पर यह दावे सही साबित होते नजर नहीं आ रहे हैं। जम्मू में मुकीम रोहिंग्याई बाशिंदों को अभी वैक्सीन नहीं लगाई गई है। ये रोहिंग्याई बाशिंदे हुकूमत से नाराज हैं। पेश है समीर भट्ट की खास रिपोर्ट। जम्मू के मज़ाफ़ाती इलाकों में कई बरसों से खासी तादाद में रोहिंग्याई मुसलमान मुकीम हैं। हुकूमत ने इनकी जम्मू आमद को गैर कानूनी बताते हुए इन्हें वापस रवाना करने का अमल भी शुरू कर दिया है। इन रोहिंग्याओं को सेहत के हवाले से कई मसाइल दरपेश हैं। जम्मू में कोविड तेजी से फैल रहा है और इन रोहिंग्याई बाशिंदों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगाया गया है। हुकूमत इनको मुल्क का बाशिंदा नहीं मानती है। वैक्सीन के लिए दरकार आधार कार्ड और दीगर दस्तावेजात भी इन बाशिंदों के पास नहीं है। रोहिंग्याओं की कॉलोनियों में भी मुस्बत केस आने के बावजूद वैक्सीन न लगाने से ये लोग हुकूमत से नाराज हैं। हम लोग बाहर वाले रहने वाले हैं, यहाँ बाहर वाले का रहने वाले को नहीं लग रहे हैं। हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग को भी रहना चाहिए। बाहर के हैं तो इसकी मतलब नहीं, महामारी तो पूरी के लिए है। ये हम लोग बाहर के तो हम लोग के तो सरकार तो ध्यान ही नहीं दे रही है हम लोग पर। हम लोग भी टीका लगना चाहिए, लेकिन हम लोग का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। क्या वजह है कि टीका नहीं लग रहा है आपको? हम लोग बर्मे से हैं और बर्मे वाले को जल्दी लग नहीं रहा। वो सरकार से सबको मदद करना चाहिए। हम लोग बाहर हो, जो देशी हो, सबको मदद करना चाहिए। क्यों हम लोग तो इंसान, हमसे गरीब बंदा है। हम इधर से अभी लॉकडाउन से प्रॉब्लम है, हम लूदी कमाने नहीं है। बीवी बच्चा वगैरह कभी कभी बीमार होती है, कभी बीमार होती भी, वो भी डॉक्टर के पास जाने के लिए मुश्किल हो गए। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक जम्मू और सांबा अजला में रोहिंग्याई मुसलमानों और बांग्लादेशी बाशिंदों समेत 13,700 से ज्यादा गैर मुल्की लोग पनाह लिए हुए हैं। इन गैर मुल्की अफराद के लिए काम करने वाले समाजी कारकुनों का कहना है कि इनकी कॉलोनियों में तमाम सहूलियात का फुकदान है। इनका कहना है कि जरूरी दस्तावेजात और मुल्क के बाशिंदे न होने के बावजूद इन लोगों को वैक्सीन लगवाना जरूरी है। जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज लोग आए हैं बर्मा से, वो हमारे जम्मू में शर लेके बैठे हुए हैं और उनको कोई पूछ नहीं रहा। प्रशासन का कोई भी आदमी, कोई भी ऑफिसर, कोई भी डॉक्टर उनके पास नहीं गया। क्या मैं समझता हूँ कि बीमारी क्या जात पात देख के या मज़हब देख के आती है? बीमारी का कोई धर्म नहीं होता, बीमारी किसी को भी लग सकती है। और उनके पास कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर नहीं गया पूछने के लिए कि भाई आपको क्या कोई राशन की किल्लत है या कोई आपको टीकाकरण आपकी बस्ती में होना चाहिए, आप लोगों को टीके लगने चाहिए। कोई भी उनके पास नहीं गया। कैली साहब से मैं अपील करता हूँ, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे रोहिंग्या मुसलमान लोग रहते हैं वहाँ जाकर कैंप लगाए जाएं। जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा, क्या वो बीमारी से नहीं बचना चाहता? क्या वो बीमारी का शिकार हो जाए, उससे और भी कई लोग बीमारी के शिकार हो जाए? इस मामले को जब महकमा सेहत के ओहदेदारों और जम्मू इंतजामिया के नोटिस में लाया गया तो उन्होंने एतराफ़ किया कि रोहिंग्याई बाशिंदों को वैक्सीन लगवाने के लिए एक पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है। इनका कहना है कि वैक्सीन के जरिए लोगों की जान बचाने के मामले में किसी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रोहिंग्याई बाशिंदे भी उम्मीद कर रहे हैं कि हुकूमत इन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए कोई न कोई राह तलाश कर लेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। और कोरोना से मुतासिर मरीजों की जान बचाने के लिए दवा से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक का इंतजाम करने के लिए परेशान होने के बाद अब तीमारदार ब्लैक फंगस से मुतासिर अपने मरीजों की जान बचाने के लिए दवा और इंजेक्शन हासिल करने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेरठ की। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से सबसे ज्यादा मुतासिर मेरठ जिले में प्राइवेट अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों के तीमारदार दवा के लिए जिला इंतजामिया से लेकर महकमे सेहत के जिम्मेदारान तक से फरियाद कर रहे हैं। मेरठ के प्राइवेट अस्पतालों में जेरे इलाज ब्लैक फंगस से मुतासिर मरीजों को इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा और इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। मरीजों के तीमारदारों के मुताबिक ब्लैक फंगस से मुतासिर मरीजों के इलाज के लिए दवा और इंजेक्शन महज सरकारी अस्पतालों को महकमा सेहत की जानिब से फराहम की जा रही है।
जबकि प्राइवेट अस्पतालों में जेरे इलाज मरीज को ये इंजेक्शन और दवाएं ना तो अस्पताल से और ना ही बाजार से दस्तयाब हो पा रही हैं। जबकि ब्लैक मार्केट में इंजेक्शन और दवाएं ऊंची कीमत में फरोख्त की जा रही हैं। पहली तारीख को आए थे और पिछले 24 दिन से यहीं पे हम लोग पहले कोविड में थे और अब इधर आए हैं और पिछले हम 8-10 दिन से हम जो है इंजेक्शन के लिए बहुत परेशान हैं। कौन से क्या बीमारी है, कौन सा इंजेक्शन है? इनको जो है ब्लैक फंगस हुआ था और पहले कोविड था इनको, अब ब्लैक फंगस है। इनका ऑपरेशन भी हो चुका। ऑपरेशन के बाद इनको मेडिसिन ही मिल पाई पूरी फुल मात्रा में। आपने मेडिसिन के लिए कहाँ? मैं सर जो है डीएम साहब से भी बात की, सीएम ऑफिस भी मैं जो है 3-4 बार गया हूँ, वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया हमें। और फिर मैं यहाँ पे एडी ऑफिस गया हूँ, वहाँ पे जो है जीमेल, पहले तो एक दिन गए हम वहाँ पे जो है ऐसे खड़े रहे हम, फिर अगले दिन गए तो जीमेल बोल रहा है कि 2 दिन के बाद दवा मिलेगी। नहीं मिल पा रही है सर, हमें ब्लैक फंगस की दवाई नहीं मिल पा रही है। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, कीमो वगैरह पे भी हम लोग धक्के खा रहे हैं, अरेंज नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से मरीज बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी है। अपनी कोशिश कर रहे हैं कहीं से भी कैसे करके अरेंज हो जाए चीज़ें, वो हमें नहीं मिल रही। अगर कहीं से मिलती हैं तो सर दवाई के रेट इतने हैं कि हम अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज इंतजामिया मेडिकल में जेरे इलाज मरीजों के लिए दवा और इंजेक्शन की जरूरत के मुताबिक स्टॉक होने का दावा कर रही है और सीएमओ भी सभी मरीजों के लिए दवा दस्तयाब होने की यकीन दहानी करा रहे हैं। मरीजों के ऑपरेशन के साथ साथ हम लोग दवाइयाँ भी दे रहे हैं। जो दवाइयाँ दे रहे हैं एम्फोटेरेसिन बी जो है रिकमेंडेड है उसको दिया जा रहा है, जिससे मरीजों को काफ़ी फायदा हो रहा है। ब्लैक फंगस का वैक्सीन नहीं आती, दवाई आती हैं और दवाइयाँ हमें मिल रही हैं सरकार के सौजन्य से, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हमें प्राप्त हो रही हैं। इसके अंदर एम्फोटेरेसिन बी जो होता है वो मेन इंजेक्शन है। उसके 2 तरह के हैं, एक लाइसोसोमल एक लाइफोलाइज्ड, 2 तरह के इंजेक्शन्स होते हैं। उन दोनों में वो की जा रही है मेडिकल कॉलेज के अंदर और ज़िले के अंदर। शासन ने उनको भेजा है यहाँ पे और कोशिश की जा रही है इनको प्रचुर मात्रा में हर मरीज को मिल सके। एक तरफ ब्लैक फंगस से निमटने और मरीजों के इलाज के लिए दवा और इंजेक्शन दस्तयाब होने के महकमा सेहत के दावे हैं, तो दूसरी तरफ अस्पतालों में जेरे इलाज मरीजों के तीमारदारों की फरियाद। ऐसे में इंतजामिया के दावों और हकीकत में फर्क साफ नजर आता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। और लॉकडाउन के सबब मईशत के बाद सबसे ज्यादा नुकसान तालीम को हुआ है। स्कूल बंद, बच्चे घरों में कैद होकर रह गए हैं, फीस भरना मुश्किल है, कितने खानदान तो अपने आबाई गांव चले गए हैं। इसीलिए महाराष्ट्र के काबीना वजीर जितेंद्र औहाड ने अपने एक बयान में वालिदैन से अपील की है कि वो लॉकडाउन को स्कूल की छुट्टियां समझकर बच्चों को तालीम से दूर न रखें, बल्कि ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही सही, बच्चों को तालीम से किसी तरह भी जोड़े रखें। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई का उतना ही महत्व है जितना क्लासरूम में बैठना है। ये सोच के मत चलिए कि ऑनलाइन शिक्षा लेके हम क्या करेंगे। बिल्कुल सब कुछ वही हो सकता है जो एक क्लासरूम में बैठ के हो सकता है। हालात की वजह से तुमको ऑनलाइन पढ़ाई करने जा रही है। मैं आपको विनम्रता से कहना चाहता हूं, अगर बच्चे ऑनलाइन शिक्षा छोड़ देंगे तो फिर आगे जाके वो सीखेंगे नहीं। मां बाप मेहनत क्यों करते हैं कि मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, कुछ सीखे, कुछ बड़ा बने। हालात की वजह से मजबूर है, ये मैं मानता हूं, लेकिन अपना बच्चा, उसकी तालीम, उसकी शिक्षा छोड़ दे, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए।
कोरोना वबा के खतरे को देखते हुए 12वीं क्लास के इम्तिहान को लेकर फैसले पर तजब्जुब बरकरार है। मरकजी वजारत तालीम ने 12वीं क्लास के सालाना इम्तिहान के लिए मशवरे मांगे थे। इसी ज़िम्न में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मौजूदा कोरोना वबा के पेश नज़र फिजिकल इम्तिहान न लेने का मशवरा दिया गया है और कहा गया है कि ओपन बुक और होम टेक तरीके से इम्तिहान लेना चाहिए। मरकजी वजारत तालीम की जानिब से 12वीं क्लास के सालाना इम्तिहान को लेकर मशवरे मांगे गए हैं। इसी ज़िम्न में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हुकूमत को मौजूदा कोरोना वबा को देखते हुए सलाह भेजी गई है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सीधे तौर पर एग्जाम को टालने की बात की गई है, लेकिन रियासती हुकूमतों की राय को देखते हुए SIO ने फिजिकल एग्जाम न लेने का मशवरा दिया है। SIO की तरफ से मशवरा देते हुए कहा गया है कि हुकूमत को इस बार ओपन बुक और होम टेक तरीके से एग्जाम लेना चाहिए। इसी के साथ सभी सब्जेक्ट के बजाय 3 सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाए और मजमून का इंतखाब करने का मौका भी तलबा को ही देना चाहिए। आइडियली तो इस वक्त बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो जाने चाहिए, क्योंकि इन पैंडेमिक के हालात में एग्जाम्स करना स्टूडेंट्स, टीचर्स और सारे स्टेक होल्डर्स के फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन क्योंकि ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स इसके फेवर में नहीं लग रहे हैं कि एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए, इसलिए ऑल्टरनेटिवली हमारा सजेशन ये है कि आप ओपन बुक और टेक होम एग्जाम्स कराएं। यानी कि आप स्टूडेंट्स को उनके क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट उनके घर भेजें और उनको सफिशिएंट टाइम दें कि वो उन आंसर्स को कंप्लीट करके, क्वेश्चंस को सॉल्व करके आराम से आपको वापस भेज सकें। नवजीवन आदर्श स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं क्लास के तालिबे इल्म मोहम्मद शुएब स्टडी पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कोरोना वबा के बीच एग्जाम को लेकर वह परेशान भी हैं। उनका कहना है अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, देरी भी हो चुकी है, इसलिए एग्जाम न लिए जाएं और अगर जरूरी हो तो ओपन बुक तरीके से इम्तिहान लिए जाने चाहिए। अभी जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो एग्ज़ाम अभी नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक तो बहुत ही लेट हो चुका है। अगर हम एग्ज़ाम भी लेते हैं तो वैक्सीनेशन नहीं है हमारे पास, इसलिए कि वैक्सीन नहीं है कि हर स्टूडेंट की लग जाए। अगर ऐसा अगर हम ले रहे हैं एग्ज़ाम बिना वैक्सीन के तो इट इज़ अ टाइप ऑफ गैम्बलिंग। हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उनकी जान के साथ खेल रहे हैं। वैसे भी और भी प्रॉब्लम होती है, नीट का देना है किसी को अलग एग्ज़ाम देना है, उसकी भी आगे पीछे डेट हो जाती है, तो इससे ही बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर गवर्नमेंट फिलहाल एग्ज़ाम ले भी ले तो बेस्ट निकलेगा नहीं, क्योंकि पूरे साल ऑनलाइन रहा है, फिर ऑफलाइन, फिर थोड़ा सा ऑनलाइन रहा है, तो उससे भी बेस्ट निकलेगा नहीं। तो एग्ज़ाम लेने का कोई बनता नहीं है इस साल। अपना प्री बोर्ड देख लें या फिर 10th और 11th के मार्क्स देख के उन्हें कंपलसेट करके दे दे, या फिर ओपन बुक टेस्ट जो फिर अभी नया ऑनलाइन जो हो रहा है, हाँ, ओपन बुक टेस्ट जिसमें पूरी बुक खोल के आप दे सकते हैं एग्ज़ाम, उसके ऊपर आप विचार कर सकते हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली कोरोना से जूझ रही है और लॉकडाउन भी लगा हुआ है। ऐसे में 12वीं क्लास के तलबा की इम्तिहान को लेकर फिक्र वाजिब है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। और लॉकडाउन के दौरान तमाम कारोबारी और तामीरी सरगर्मियां बंद हैं। ऐसे में समाज का गरीब और मजदूर तबका मफलूज होकर रह गया है। इनमें एक बड़ी तादाद ऐसे अफराद की भी है जिनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल है। ऐसे ज़रूरतमंद अफराद की मदद के लिए समाजी सतह पर मुख्तलिफ तंजीमें अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं, लेकिन बहुत से अफराद अपनी ज़ाती कोशिशों से रज़ाकाराना तौर पर इस समाजी फरीज़े को अंजाम दे रहे हैं। मेरठ में भी रज़ाकारों की ऐसी ही एक जमात के जरिए फाउंडेशन में शामिल नौजवान दूसरी समाजी तंजीमों के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं। की चीज़ अलग है, लेकिन उसके अलावा भी लोग जो है खाने से बड़ा परेशान हो जाते हैं। उनको खाना नहीं मिल पाता ठीक से, उनको जो है 3 वक्त की खाना है, 2 वक्त की रोटी, ये सब नहीं मिल पा रहा है। तो हमने जो है मिलके सोचा है कि हम जो है पका हुआ खाना लोगों को मुहैया कराने की कोशिश करें, और उसके लिए बहुत एक कम कीमत पे हमने सोचा है कि 5 रुपये में अनलिमिटेड खाना, कोई कितना भी खाना खा सकता है, 5 रुपये की कीमत में उतना खाना हम उसको दें। जो गरीब लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है इस दौर में, रेस्टोरेंट बंद हैं, तो उनको हम एक बहुत कम पैसों में खाना उपलब्ध करा पाए, है ना। तो एक ज़रिया के साइमन भाई हैं और हमने आपस में कोलैब करके इसकी एक छोटी सी मुहिम स्टार्ट करी है, होप वी गेट सक्सेस। और हमने इसकी कीमत जिसकी इसलिए लगी है ताकि लोग वेस्ट ना करें।
और जो हमारा फंडिंग का जो सीन है वो ये है कि हम कॉलेज स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोगों से जुड़े हुए हैं, शहर में नामी गिरामी लोगों से जुड़े हुए हैं। हमारा सिर्फ यही मकसद है कि उनका पैसा जो फंड करना चाहते हैं वो सही। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर खालिद सईद का आज हैदराबाद में इंतकाल हो गया। इनकी नमाज जनाजा कल गुलबर्गा में नमाज फजर के बाद मस्जिद आयशा में अदा की जाएगी। प्रोफेसर खालिद सईद शोबे उर्दू मानो के बानी सदर थे। प्रोफेसर खालिद सईद बहुत शफीक उस्ताद थे। इसके साथ साथ वो बहुत अच्छे शायर, मुहक्किक और नाकिद भी थे और उन्होंने शोबे के BA, MA और MPhil प्रोग्रामों को बहुत अच्छा निसाब दिया। उन्होंने MPhil और PhD की तहकीकात को बहुत ऊंचा मयार फराहम किया था। कोरोना कहर में ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए यूं तो भोपाल में बहुत सी समाजी तंजीमें काम कर रही हैं, मगर भोपाल की ब्रदरहुड बाय माइनॉरिटी ग्रुप ने अपने फलाही मंसूबे को 2 कदम और आगे बढ़ाते हुए ज़रूरतमंदों को वक्ती मदद देने के साथ इन्हें रोजगार से जोड़ने का सिलसिला शुरू किया है। BBM ग्रुप के अराकीन ने ज़रूरतमंदों को खुद कफील बनाने की गरज से पहले दिन 7 लोगों को ज़कात फंड से रोजगार शुरू करने के सामान मुहैया किए हैं ताकि लोग खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके और लोगों में एक दूसरे की मदद का जज्बा कायम हो सके। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने BBM ग्रुप के सदर शोएब हाशमी से खास बातचीत की। यूँ तो भोपाल की बहुत सारी सामाजिक तंजीमें हैं जो लोगों की मदद कर रही हैं, लेकिन रोज़गार देने की बात करें तो BBM ने पहली बार एक बड़ा कदम उठाया है कि लोगों को जो है अस्पतालों में मदद हो, लोगों को खाना पहुंचाना हो, ऑक्सीजन पहुंचाना हो। ये काम करने के साथ साथ लोगों को रोज़गार देने का काम शुरू किया। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शोएब हाशमी साहब मौजूद, उनसे जानते हैं शोएब साहब ये ख्याल कहाँ से आया कि जो है इस तरह से लोग जो कोरोना में रोज़गार से मुतासिर हुए हैं उनको रोज़गार दिया जाए। देखिए, हमने पिछली बार ही सोचा था रमज़ान के अंदर कि हमारे पास जो ज़कात का फ़ंड आता है उससे हम लोगों की ऐसी मदद करेंगे इंशाल्लाह कि जो लोगों की हम आज मदद कर रहे हैं कल वो किसी और की मदद करना वाले बन जाएं। उसी सिलसिले में हमने ये इंशाल्लाह इस बार ठाना था कि ज़कात के पैसों से रोज़गार लगवाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों का रोज़गार हमने अभी कल लगवाया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे क्या आगे भी इंशाल्लाह हम यही करेंगे कि हम जिन लोगों की मदद करते हैं राशन किट से और इससे हमारी कोशिश है कि वो खुद मदद करने वाले बन जाएं। इसी सिलसिले में हम आगे भी लोगों का ऐसी रोज़गार लगवाएंगे इंशाल्लाह। अभी इनिशिएटिव जो लिया है कि 7 लोगों को रोज़गार करने पर तुम्हें क्या क्या प्रोवाइड किया? अभी हाल हमने 4 लोगों को सिलाई मशीनें दिलवाई हैं, बड़ी वाली जो आती हैं, और एक साहब में हमारे जो हैंडीकैप हैं हमारे उनको हमने परचूनी का पूरा किराने का सामान भरवाया। एक बहन है हमारी, उनको बुटीक स्टार्ट करवाने के लिए हमने मदद करी, और एक बहन और है हमारी जो डॉक्टर हैं मगर वो किसी वजह से फाइनेंशियली परेशान हो गई थी, तो उनकी मदद करके उनके क्लिनिक भी सेटअप कराया हमने। देखते हैं कि BBM ने जो है वो लोग जो है जो माजूर हो चुके थे कोरोना कहर में, तमाम चीज़ें उनकी ख़त्म हो गई थी, उनके लिए कदम उठाया है कि आम लोगों के साथ साथ जो है उनको ख़ास तौर पे मदद दी जाए, और वो मदद ज़कात के फ़ंड से की जा रही है ताकि लोग अपने पैरों पे खड़े हों, और ये लोग जब अपने पैरों पे खड़े हों तो ये अपने कारवां को बढ़ाते हुए दूसरे लोगों की मदद कर सके। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। और किसानों के एहतजाज के 6 माह मुकम्मल होने पर मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कर्नाटक के रायचूर जिले में भी जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे करके यौम स्याह यानी काला दिवस मनाया गया। काश्तकारों ने ज़रई क़ानून के खिलाफ एहतजाज के 6 माह मुकम्मल होने पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए। बाज़ किसानों ने एहतजाज की अलामत के तौर पर घरों पर स्याह परचम लहराए। एहतजाज प्रोग्राम में मुख्तलिफ ट्रेड यूनियनों के लीडर और समाजी जहदकारों ने भी हिस्सा लिया। काश्तकारों ने चौराहों और मसरूफ तरीन मकामात पर तीनों ज़रई क़वानीन की वापसी और MSP की गारंटी पर कानून की मांग करते हुए मरकजी हुकूमत का पुतला भी नजर आतिश किया। मौसम के सर्दगर्म से बेनियाज होकर किसान खेतों में इसलिए मेहनत करता है ताकि इसके जरिए लगाई गई फसल जब बाजार में जाए तो इसको 2 पैसा मिल सके और इसके घर की किफालत हो जाए। मगर कोरोना कहर और इंतजामिया की पाबंदी से भोपाल के किसान मायूस नजर आने लगे हैं। राजधानी भोपाल से मुतसिल भैरवपुरा गांव के किसान पुलिस इंतजामिया की सख्ती और फसल को बाजार ले जाने की पाबंदी से इतना नाराज हो गए हैं कि इसने अपनी सब्जियों के सड़क पर और खेत के बाहर फेंकना शुरू कर दिया है। नाराज किसान का दर्द क्या है, जरा आप भी सुनिए। तो मंडी में एक तो इनका रेट नहीं मिल रहा पहले थी, दूसरा जाओ तो पुलिस वाले मार के भगाते हैं। आधा ज़्यादा मेरे से 5 कुंटल लेके गए, 50 किलो ले बजा 4.5 कुंटल वहीं फेंक के आए।
तो नुकसान हो रहा हमारा। जो भाड़ा में यहाँ से लगा के ले जाते हैं 500 रुपये 1000 रुपये में गाड़ी करके, खेत से पूरा बाहर फेंकना पड़ रहा है। मार्केट में बिक नहीं रहा। लॉकडाउन में देखो ये कंडीशन है कि हमारा जो पूरी फसल बिक रही है, आप देख रहे हैं टमाटर पड़े हुए हैं उधर। और कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।